चलो करो। Good evening to all of you and welcome to the session of current affair. In this session, I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very relevant for our UPSC CSC examination and other PCS examination. Myself Prabhat Kumar, your faculty of Geography and Current Affair, is going to discuss with this article. So without wasting our time, coming to the session. So in this session, there are 5 articles. First article is related to Zonal Council, that belongs to GS paper 2 Indian polity. सेकेंड आर्टिकल इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, हम लोग इनको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं. एंड थर्ड इज यूनेस्को ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी. इट इज कंसिडर्ड इन जीएस पेपर 4 एथिक्स. एंड फोर्थ इज धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. और इसी में एक और स्कीम है, दैट इज पीएम जनमन स्कीम. दोनों हम लोग पढ़ेंगे सोशल जस्टिस के अंदर. एंड लास्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्बेट केस. ये है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड. सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सब आर्टिकल्स को इन डिटेल. सो फर्स्ट आर्टिकल इज दैट सेज दिल्ली ब्लास्ट कल्प्रिट्स विल गेट स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, शाह सेज एट जोनल काउंसिल मीट. है ना. तो एक्चुअली जोनल काउंसिल का मीटिंग चल रहा था इन फरीदाबाद हरियाणा. ठीक है. और वो जोनल काउंसिल जिसको नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बोलते हैं, उनके मीटिंग में अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी लोग दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं उनको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा. सो देखते हैं और क्या क्या है इससे रिलेटेड. हम लोग थोड़ा जोनल काउंसिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जोनल काउंसिल जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटेड ऑन मंडे दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर नवंबर 10 दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट would be tracked down even from the netherworld, brought before the judiciary and given the harshest possible punishment. उनका कहना था, नीदरवर्ल्ड का मतलब क्या होता है? पाताल लोक. है ना. उनका कहना था कि जहां भी वो छुपे रहेंगे मीन्स पाताल लोक से भी उनको निकाला जाएगा और उनको हार्शेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा. मिस्टर शाह चेयर्ड द 32nd मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन फरीदाबाद हरियाणा. तो मतलब वो चेयर कर रहे थे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल को और उसी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. तो हम लोग थोड़ा जोनल काउंसिल के बारे में जानते हैं. जोनल काउंसिल है क्या? तो जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी. स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी मींस इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है. और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो इट इज फॉर्म अंडर द एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. ठीक है. They act as a high level platform to promote cooperation, coordination and healthy relation among the state. इसका मतलब क्या है कि बिटवीन द स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए और कोऑपरेशन के लिए जोनल काउंसिल वर्क करता है, एज वेल एज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1956. कब? जब उन्होंने किसके रिकमेंडेशन पे? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था फजल अली कमीशन के अंडर. है ना. इन 1953 उनका रिकमेंडेशन था कि देयर मस्ट बी ए स्टेटरी बॉडी दैट एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट. है ना. तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक काउंसिल होना चाहिए. ये फजल अली कमीशन ने सजेशन दिया था. उनके सजेशन के बिहाफ पे ही जोनल काउंसिल का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ. बेस्ड ऑन सेक्शन 15 to 22 ऑफ द एक्ट 5 जोनल काउंसिल वाज सेटअप. तो मिला के 5 जोनल काउंसिल सेटअप किए गए थे, लेकिन अभी इंडिया में टोटल 6 जोनल काउंसिल है ना. लास्ट वन वाज द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो कि हम लोग देखेंगे. इन एडिशन टू दीज 5 द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज गवर्न्ड बाय ए सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. और ये स्टेब्लिश हुआ था इन 1972 अंडर द अनदर एक्ट दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट. है ना. मीन्स छठा जो बॉडी बना है वो उसके लिए अलग से एक्ट बना. तो कौन कौन सा है? 5 काउंसिल हम लोग देख लेते हैं. तो नॉर्दर्न काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड साउदर्न जोनल काउंसिल. ये पांचों जो हैं वो बने हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर. और लास्ट वन हम लोग देखे कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो 1972 में बने हैं.
तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा स्टेट फॉल करते हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। तो अभी जो मीटिंग चल रहा था वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग था। उसमें फॉल कर रहे थे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। सेंट्रल जोनल काउंसिल में आप देख सकते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, और नेक्स्ट वन इज सिक्किम। सिक्किम एकमात्र स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में है। सिक्किम के अलावा जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो सब नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसका मतलब क्या है? सारे स्टेट तो हैं ही, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी है ना। साउदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। सो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मतलब जितने भी सारे जोनल काउंसिल है उसको चेयरमैन कौन होता है? तो जितने भी सारे जोनल काउंसिल हैं उसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। गुड इवनिंग आदित्य। उसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है क्या? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो द यूनियन होम मिनिस्टर सर्व एज द चेयरमैन ऑफ ऑल 5 जोनल काउंसिल, और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल का। इसका मतलब सारे के चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द वन ऑफ द मेंबर स्टेट एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन फॉर ए ईयर ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एनुअल रोटेशन, है ना। इस प्रिंसिपल ऑफ एनुअल रोटेशन के बेसिस पे हर साल एक वाइस चेयरमैन चुना जाएगा अमंग द स्टेट। मान लो कि साउदर्न जोनल काउंसिल है, तो इन सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एक एक करके वाइस चेयरमैन बनेंगे हर साल, ठीक है। मेंबर कौन होंगे? तो उनके मेंबर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एडिशनली 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट आर नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नर, है ना। मीन्स चीफ मिनिस्टर तो होंगे और 2 मिनिस्टर होगा, है ना, हर स्टेट से। और यदि स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और एडवाइजरी सपोर्ट मिलता है किनसे? तो नीति आयोग से एंड चीफ सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द मेंबर स्टेट्स। कुछ परमानेंट कमिटी है, तो हर स्टेट को बोला गया ईच काउंसिल हैज ए परमानेंट कमिटी मेड अप ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मेंबर स्टेट। तो जो भी स्टेट जोनल काउंसिल के मेंबर हैं उनके सारे स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मिलके एक जो क्या बनाएंगे? परमानेंट कमिटी बनाएंगे। और उनका काम क्या रहेगा? इश्यूज ब्रॉट बाय स्टेट आर फर्स्ट रिव्यूड इन दिस कमिटी। जो भी स्टेट का इशू है सबसे पहले ये कमिटी रिव्यू करेगा, और यदि वो रिजोल्व नहीं होता इशू तो वो फिर कहाँ जाएगा? देन दैट मैटर विल गो टू द जोनल काउंसिल फॉर वाइडर डिस्कशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? तो जोनल काउंसिल का हम लोग देख चुके हैं। एक तो कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। तो जोनल काउंसिल फंक्शन है द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एड्रेस इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट इश्यूज इन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन। इसका मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है, ठीक है। फिर बताया गया कि कल और कौन कौन सा इशू पे डेलिब्रेशन हुआ है ना। कल का जो मीटिंग हो रहा था नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का, उसमें क्या क्या? तो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस एंड स्ट्रेंथनिंग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इस पे डिस्कशन हो रहा था। इनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूडिंग स्टेब्लिशिंग फिजिकल बैंक ब्रांचेज इन अंडर सर्व्ड एरिया एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये सब पे कल डिस्कशन हुआ है इन नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। सो ये जोनल काउंसिल पे ये डिस्कशन था। बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइज, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। तो यू आर टेलिंग सी। आते हैं स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेब्लिशिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन
स्टेट्यूटरी बॉडी, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। आदित्य इज ऑल्सो सेइंग सी। वेल डन आदित्य। Statement 2 is the Union Home Minister serve as the chairman of all 5 zonal council. This statement is correct. Statement 3, the chief minister of one of the member state act as the vice chairman of council as an annual rotational basis. It is also correct. Fourth is the Northeastern Council was created under the State Reorganization Act. It is incorrect because उसका अलग से एक्ट आया था इन 1972, है ना, और उसको बोला गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, है ना। सो इट मीन्स 2 and 3 इज करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। दैट इज रिमेम्बरिंग बटुकेश्वर दत्त द फॉरगॉटन कॉमरेड ऑफ भगत सिंह, है ना। तो हम लोग बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन दोनों ने नेशनल असेंबली में बॉम्ब फेंका था इन 1929 में, है ना, ये इसलिए फेमस है। तो ये हमारे बटुकेश्वर दत्त साहब हैं, तो उनके थोड़ा लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस किया आर्टिकल में द इंसिडेंट ऑफ अप्रैल 8, 1929। ये क्या इंसिडेंट था? तो इसी डेट में इन दोनों ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग किए थे, है ना, बॉम्ब फेंके थे। The 2 young revolutionary threw harmless bomb in the Central Assembly Hall, अभी जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। They raised स्लोगन, क्या था स्लोगन? इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद का नाश हो। इट मीन्स डाउन विद इंपेरियलिज्म। और उन्होंने पैम्पलेट्स को फेंका सेंट्रल असेंबली में, और पैम्पलेट में लिखा हुआ था टू मेक द डीफ हियर। मतलब कहने का मतलब था कि यदि आप सही से नहीं सुनेंगे, हमारी आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, तो हम बम फेंक कर आपके कानों तक आवाज़ सुनाएंगे। यदि आप बहरे होंगे तो आपके कानों को, है ना, आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाका करना पड़ेगा। सो न्यूज़पेपर अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड हाईलाइटेड द ड्रामेटिक इवेंट। वन फॉरेन न्यूज़पेपर रैन द हेडलाइन रेड्स स्टॉर्म द असेंबली, ठीक है। फिर थोड़ा जानते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में। तो दो क्या थे? दोनों रिवोल्यूशनरी थे। तो 2 men रिस्पॉन्सिबल वेयर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, बोथ वेयर अरेस्टेड, ट्राइड एंड कन्विक्टेड, है ना। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, ट्राइड हुआ और कन्विक्ट भी हुए। उसमें भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई, है ना, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को जेल हो गया। सो भगत सिंह बिकेम एन इमोर्टल आइकन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, बट दत्त हाउएवर ग्रेजुअली फेडेड फ्रॉम द पब्लिक मेमोरी एंड डिड नॉट रिसीव ड्यू रिकॉग्निशन। ये आर्टिकल बात कर रहा है जिस तरह से भगत सिंह को हम लोग जानते हैं, उस हिसाब से हम लोग बटुकेश्वर दत्त को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो थोड़ा बहुत बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन थे। तो बटुकेश्वर दत्त वाज बोर्न ऑन 18 नवंबर 1910 इन कहाँ? बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी था और अभी वेस्ट बंगाल है। He studied the Theosophical High School and later completed his graduation from पृथ्वीनाथ कॉलेज कानपुर। ड्यूरिंग वहाँ कानपुर में कॉलेज के टाइम में ही ये भगत सिंह से इनका क्या हुआ? मेल हुआ। सो ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर्स ही केम इनटू कांटेक्ट विद भगत सिंह, हुज आइडियाज एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जो कि भगत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, HSRA। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ नौजवान भारत सभा। ये जो नौजवान भारत सभा जो ये था, ये भी किनके? भगत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू मोबिलाइजिंग यंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो अरेस्ट एंड एक्टिविटीज इन जेल। तो बोथ दत्त एंड भगत सिंह डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप। जब बम, है ना, जब उन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो भागने की कोशिश नहीं की है ना। दे विलिंगली गॉट अरेस्टेड टू ड्रॉ नेशनल अटेंशन टू देयर कॉज। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया सो दैट कि नेशनल अटेंशन बने, है ना, नेशनल मीडिया में एक अटेंशन बने कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। दत्त कंटिन्यूड हिज फाइट फॉर जस्टिस फ्रॉम इनसाइड द प्रिजन। जेल जाने के बाद भी वो फाइट करते रहे। ही ज्वाइंड भगत सिंह इन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक इन हिस्ट्री, 114 days, है ना, हंगर स्ट्राइक पे थे बोथ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। देयर डिमांड ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक क्या था? तो इक्वल डाइटरी स्टैंडर्ड इज द दोज प्रोवाइडेड टू यूरोपियन प्रिजनर्स। इसका मतलब क्या था
कि हमें इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, यूरोपियन प्रिजनर की तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। एक्सेस टू बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन स्टैंडर्ड डेली न्यूज़पेपर एंड सेपरेट वार्ड्स फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। फिर उसके बाद दत्ता वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इनिशियली सेंट टू द अंडमान सेलुलर जेल। In Andaman, he consistently protested against harsh treatment and participated in several hunger strikes. वो जहां जहां भी जा रहे थे वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। Over the year, he was transferred to different prison, including हजारीबाग, पटना, दिल्ली, ये सब सारे जेल में उनको ट्रांसफर किया गया। तो रिलीजन लेटर पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट, फिर 1938 में उनको पटना जेल से रिलीज किया गया, बाय व्हिच टाइम ही वाज स्ट्रगलिंग विद मल्टीपल हेल्थ इशू इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस। उनको टीबी हो गया था, इसके कारण मेडिकल ग्राउंड पे। डिस्पाइट हिज डिटेरिंग हेल्थ, ही ज्वाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 अंडर द गांधीज कॉल। हम लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ही वाज अरेस्टेड अगेन एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अनदर 4 years। उसमें फिर से उनको अरेस्ट किया गया और फिर से 4 साल उनको जेल में डाल दिया गया। फिर आफ्टर आजादी क्या हुआ, आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर हिज रिलीज इन 1947 ही सेटल्ड इन पटना। आजादी के बाद वो पटना में सेटल कर गए विद हिज वाइफ एंड ही विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बट कंटिन्यूड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी थ्रू हिज राइटिंग्स एंड आर्टिकल्स। 1947 के बाद क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया तो पॉलिटिकल एक्टिविटी से वो बाहर निकल गए। फाइनल ईयर क्या हुआ उनका, तो ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, टॉर्चर, हंगर स्ट्राइक सेवियरली डैमेज हिज हेल्थ and he was diagnosed with cancer and passed away on 1965 at AIIMS, Delhi. He was survived by his wife Mrs. Anjali Datta and daughter Bharti Bakshi Datta. ये उनकी जो डॉटर थी बाद में वो पटना कॉलेज की प्रोफेसर भी रही हैं, है ना। एज पर हिज फाइनल विश ही वाज क्रिमिनेटेड एट हुसैनावाला। हुसैनावाला कौन सा जगह है जहाँ पे भगत सिंह को भी क्रिमिनेट किया गया था। Alongside the memorials of भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, तो उनके साइड में ही उनको भी क्रिमेट किया गया। तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बारे में ये डिस्कशन के बाद दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ बोथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दैट इज HSRA एंड नौजवान भारत सभा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। हम लोग अभी देखे नौजवान भारत सभा भी भगत सिंह का बनाया हुआ था, है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज ही पार्टिसिपेटेड इन 114-day हंगर स्ट्राइक along with भगत सिंह डिमांडिंग राइट्स फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर। ये तो सही है। स्टेटमेंट 3 आफ्टर हिज रिलीज इन 1938 ही कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी वो 1942 के, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में वो पार्टिसिपेट किए, जिसके बाद उनको जेल में डाला गया। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ओनली 2 दैट इज बी। आदित्य कह रहा है बी, तो देखते हैं आदित्य तुम कितना सही हो। ही वाज क्रिमिनेटेड एट हुसैनावाला एज पर हिज विश नेक्स्ट टू मेमोरियल ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये हम लोग देख लिए, ये सही है। इसका मतलब 3 ऑप्शन सही हैं, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू व्हाट आर यूनेस्कोज न्यू गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो यूनेस्को का एक गाइडलाइन आया है ना, न्यूरो टेक्नोलॉजी के बिहाफ में, क्योंकि न्यूरो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपका जो न्यूरो डेटा है उसका मिसयूज ना हो, है ना। सो एथिकल गाइडलाइन है यूनेस्को का, ताकि आप मिसयूज ना करें, ठीक है, उस डेटा को। इसके बेसिस पे ये आर्टिकल बेस्ड है। तो हम लोग देखते हैं यूनेस्को ने क्या क्या गाइडलाइन दिया है। तो यूनेस्को रिलीज द फर्स्ट ग्लोबल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी एथिक्स ऑन November 5 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन November 12। फ्रेमवर्क क्या है, तो क्या करता है, बैलेंस इनोवेशन विद ह्यूमन राइट।
जो भी नया नया इनोवेशन हो रहा है उसको ह्यूमन राइट के साथ बैलेंस करना है। जैसे पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करता है किसको, तो ह्यूमन ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड डेटा, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। और एम्स टू सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज सच एज एक्सप्लोरिंग ब्रेन सिग्नल्स टू इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू परसुएसिव मैसेजिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, ये सब के लिए उसका यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपका ब्रेन डेटा है ना, जो आपका न्यूरो डेटा है उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। यूजिंग ब्रेन डेटा टू डिटरमाइन इंश्योरेंस प्रीमियम, अब मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम किस बेसिस पे भरते हैं, दो बेसिस पे। यदि आपका एज ज़्यादा है तो आपको प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, और यदि आपको कोई डिजीज है तभी प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। तो मान लो कि न्यूरो या ब्रेन डेटा आपका मिसयूज करता है कोई, इसका मतलब क्या है, आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम को ज़्यादा एक्सेस करने के लिए आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स डिमांडिंग ब्रेन डाटा टेस्ट टू एसेस सुस्टेबिलिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और हिडन ट्रेड्स, इसका मतलब क्या है कि आप ब्रेन डाटा को आप बेच नहीं सकते हैं, किसको, एम्प्लॉयर्स को। जैसे मान लो आप तुम किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी मान कर चलो रिलायंस है या टाटा है, वहां पे आपका ब्रेन डाटा दिया हुआ है, न्यूरो डाटा दिया हुआ है, तो उसको उसको उसके पास तो आपका एक्सेस है कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। यदि उस तरह से कुछ प्रॉब्लम है ना, ये हेल्थ इशू है, फिर वो आपको रखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कारण ह्यूमन राइट को सेफगार्ड करने के लिए ये सब क्या आया है, एक गाइडलाइन आया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है यूनेस्को ने। तो जरूरत क्या था फ्रेमवर्क का, तो न्यूरो टेक्नोलॉजी हैड एडवांस रैपिडली इनेबलिंग द पॉसिबिलिटी टू प्रोफाइल इंडिविजुअल्स थ्रू ब्रेन सिग्नल। आपका जिस तरह से न्यूरो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, आपका जो ब्रेन सिग्नल है, उस ब्रेन सिग्नल से वो क्या कर सकता है, आपके पूरे एक्टिविटी को प्रोफाइल किया जा सकता है, और उस प्रोफाइलिंग से पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप में कितना पोटेंशियल है ना, आप में क्या निगेटिविटी है, ये सब प्रोफाइलिंग हो सकता है। उस प्रोफाइलिंग को, है ना, ये प्रोफाइलिंग ना हो उसके कारण ये फ्रेमवर्क आना जरूरी था। तो यूनेस्को फ्रेमवर्क प्रोवाइड एथिकल गाइडलाइंस फॉर किसके किसके लिए, तो जो लोग रिसर्चर में हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, है ना, ब्रेन डाटा या तो न्यूरो सर्जन है उनके लिए, जो इनोवेटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, एंड गवर्नमेंट एजेंसी जो ब्रेन डाटा को मिसयूज कर सकती है, सबके लिए ये फ्रेमवर्क है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्म फ्रॉम मिसयूज ऑफ न्यूरो डेटा। न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, तो बोल रहा है कि डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स दैट एक्सेस, एसेस और एक्ट ऑन ए न्यूरल सिस्टम, सबको बोलेंगे न्यूरो टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द ब्रेन। पावर्ड बाय प्रोग्रेस इन न्यूरो टेक्नोलॉजी, किस किस चीज में प्रोग्रेस हुआ है जिसके कारण न्यूरो टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, तो न्यूरो साइंस में प्रोग्रेस हुआ है, इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस हुआ है, और एआई एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसके कारण क्या हुआ है कि ज्यादा आसान हुआ है लोगों को ब्रेन रीडिंग के लिए, है ना, ब्रेन रीडिंग में, न्यूरो साइंस में। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है, एआई असिस्टेड न्यूरो इमेजिंग फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रोक रिस्क, ये क्या कर रहा है, एआई असिस्टेड है, प्रोग्राम है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका ट्यूमर है कि नहीं, ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं, एंड आपका स्ट्रोक रिस्क कितना है ना, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ब्रेन को और कंप्यूटर को इंटरफेस करके जोड़ के क्या किया जाता है, हेल्थ केयर और असिस्टिव डिवाइसेस को, हेल्थ केयर इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे। सो कुछ कुछ बेनिफिट्स है, कुछ कुछ कंसर्न है उसके न्यूरो टेक्नोलॉजी के। तो बेनिफिट तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि ह्यूमन इनहेंसमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ओवरकमिंग फिजिकल डिजेबिलिटीज एंड इम्प्रूव्ड पैलिएटिव केयर। कंसर्न क्या है, तो सबसे पहले प्रिवेसी इशू होगा, है ना, आपके डाटा को मिसयूज किया जा सकता है, मिसयूज होगा उस डेटा का, एंड इन्फॉर्म कंसेंट का जरूरत है यदि आपको डेटा को यूज करना है तो। दैट लेड टू कॉल फॉर स्टेब्लिशिंग न्यूरो राइट, क्योंकि ये कंसर्न है, इस कंसर्न के कारण न्यूरो राइट होना जरूरी है। मीन्स जिस आदमी का वो डेटा है, न्यूरो रिलेटेड डेटा है या ब्रेन रिलेटेड डेटा है, उसका राइट होना चाहिए कि वो, है ना, वो उस पर डिस्कशन हो या उसको मार्केट में डाला जाए या नहीं डाला जाए। ठीक है, सो न्यूरो राइट्स मूवमेंट प्रपोज किया है, मेंटल प्रिवेसी को फोकस करता है, मेंटल इंटीग्रिटी को फोकस करता है, एंड कॉग्निटिव लिबर्टी दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट। ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो कुछ कुछ कंट्री जो है ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, जैसे चिली ने
फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोटेक्ट मेंटल इंटीग्रिटी वाया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाके उसने मेंटल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया है। कैलिफोर्निया इन 2024 लॉ प्रोटेक्टिंग ब्रेन डेटा फ्रॉम कॉर्पोरेट मिसयूज। कुछ कुछ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इफर्ट पहले से भी था। OECD 2019 में एक लेकर आया था रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन न्यूरो टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज। तो इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। कुछ कुछ क्या फोकस कर रहा था OECD? तो एथिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ पेटेंट टूल टू सिंप्लीफाई लाइसेंसिंग एंड इनकरेज फ्री लाइसेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यूनेस्को का जो इंटरनेशनल बायो एथिक्स कमेटी है उसने क्या बोला है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया हाईलाइटिंग एथिकल इश्यूज इन न्यूरो टेक्नोलॉजी एंड रिकमेंड किया है एस्टेब्लिशिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, और उसके रिकमेंडेशन पे ये फ्रेमवर्क आया है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन ग्लोबल कंसल्टेशन हेल्ड इन 2021, built on principle of human dignity, human right, gender equality, social justice, global justice and sustainable development, इन सब बेसिस पे फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च पे, है ना, क्योंकि सबको एथिकल करने के लिए रहा, मतलब एथिकल होने के लिए बोला जा रहा है, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। सो रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन अप्रोच में क्या बोल रहा है कि फ्रेमवर्क प्रमोट्स responsible research and innovation in public and private sectors, and researchers are expected to anticipate effect on people and environment and engage public and stakeholders। सबको engage कीजिए, सारे public को, सारे stakeholder को, and don't try to misuse their data। so intellectual property right का कोई debate है, IP right encourage innovations and but excessive commodification of human body poses risk। चलो इसके बेसिस पे these are the question for you, try to solve this question। I am waiting for your answer। सी चलो, इस बार लग रहा है तुम सही है, तो करते हैं डिस्कस। स्टेटमेंट 1 पे, द फ्रेमवर्क सीक्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड डेटा फ्रॉम मिसयूज इंक्लूडिंग देयर यूज फॉर पॉलिटिकल मार्केटिंग और इंश्योरेंस बेस्ड रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस न्यू बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। बाइंडिंग है? नहीं है, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज क्या है, एडवाइजरी इन नेचर। ठीक, तो बाइंडिंग नहीं है, इट मींस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3 क्या है, द फ्रेमवर्क प्रमोट्स ए रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन अप्रोच इनकरेजिंग रिसर्चर टू एंगेज विद स्टेक होल्डर एंड एंटिसिपेट सोसाइटल इम्पैक्ट। ये सही है। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर द फ्रेमवर्क डिस्करेजेस एक्सेसिव कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सही है। एंड while acknowledging the role of intellectual property right, it means statement 4 is also correct। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आदित्य यू आर ऑल्सो राइट। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर रिव्यूइंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन फॉरेस्ट लॉज एंड ट्राइबल हाउसिंग सेज मिनिस्टर। हो क्या रहा है, तो जो हमारा यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं जुएल ओराम, उनका स्टेटमेंट था। कुछ दो फ्लैगशिप स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, पीएम जनमन स्कीम एंड दैजगुआ स्कीम। ये दोनों स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनजर। तो पहला स्कीम है पीएम जनमन, दैट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या एम करता है, फोकस करता है पीवीटीजी पे, दैट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना, पीवीटीजी को फोकस करता है। सेकेंड इज दैजगुआ, दैट इज धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना, ये फोकस करता है शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी विलेज पे। तो सबसे पहले धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में देखते हैं, दैट इज दैजगुआ।
तो धरती अब्बा का मतलब होता है, धरती अब्बा किसको बोलते हैं? बिरसा मुंडा को, है ना। हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा इज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, है ना, फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी. सो धरती अब्बा रिफर्स टू बिरसा मुंडा, द रिवियर्ड 19th century ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम झारखंड. हम लोग को मालूम है कि इनका ये खूंटी और रांची वाला एरिया में इनका इन्वॉल्वमेंट था. द स्कीम इज नेम्ड इट टू ऑनर हिज लेगेसी एंड कमिटमेंट टू ट्राइबल वेलफेयर. और पहले इस स्कीम का नाम था पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा, बाद में उसको चेंज कर दिया गया. इट हैज नाउ बीन री इन्विजन्ड एंड लॉन्च अंडर द न्यू टाइटल दैट इज धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. It is an umbrella program, meaning it integrates and coordinates multiple existing government of India scheme. So it main purpose क्या है? To ensure convergence of development effort in tribal dominated area. जो भी tribal dominated area में जो भी क्या नाम है डेवलपमेंट एफर्ट हो रहा है सबको कन्वर्ज करना, ठीक है. सो द अभियान टारगेट अबाउट 63,000 विलेज वेयर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. तो फोकस एरिया क्या है? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए किस किस एरिया पे फोकस किया जा रहा है? सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज. इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या है? द प्रोग्राम इंक्लूड 25 की इंटरवेंशन एंड दीज इंटरवेंशन विल कैरिड आउट अबाउट 17 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स of the government of India, ensuring multi-sectoral coordination. Next is PM जनमन स्कीम. तो हम लोग देखे PM जनमन स्कीम कब लॉन्च किया गया था? इन 2023, 15 नवंबर 2023. क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को हम लोग अभी देखे बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है ना, उनके जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था. सो विच ऑल्सो मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस, ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. द स्कीम बिल्ड्स अपॉन and strengthen the Pradhan Mantri PVTG development mission which was first announced in 2022-23 का बजट में अनाउंस किया गया था. और उसी वो जो अनाउंसमेंट हुआ था उसको मर्ज कर दिया गया ये किसमें? पीएम जनमन स्कीम में, ठीक है. और ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट के लिए किस कहाँ पे? तो वो सारा ट्राइबल ग्रुप जो पीवीटीजी के अंदर आते हैं. सो जितने भी वल्नरेबल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल सब ग्रुप इन इंडिया. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं क्या? टू इंप्रूव ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीवीटीजी, यही है. सो इंप्रूव द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीवीटीजी थ्रू ए सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मेजर, एंड इट सीक टू ब्रिज डेवलपमेंट गैप्स एंड इंश्योर दैट बेसिक फैसिलिटी मस्ट बी रीच टू द क्या ट्राइबल ग्रुप, मतलब ट्राइबल एरिया में खास करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल ग्रुप हैं वहां तक डेवलपमेंट स्कीम पहुंचना चाहिए. तो इसका बेनिफिशियरी क्या कौन है? तो हमें मालूम है कि इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी है ना, टोटल 75 पीवीटीजी. दोज हु आर ऑनलाइन यू नीड टू आंसर सबसे ज्यादा पीवीटीजी किस स्टेट में है और अंडमान और निकोबार में कितने पीवीटीजी रहते हैं, ये दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है. वी विल सी योर आंसर. सो टोटल 75 पीवीटीजी है. क्वेश्चन है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा पीवीटीजी है, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है. और अंडमान निकोबार में कौन कौन से पीवीटीजी रहते हैं उनका नाम. सो दीज कम्युनिटी हैव हिस्टोरिकली फेस्ड सीवियर डेवलपमेंटल चैलेंज ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड लो लिटरेसी रेट, ठीक है. क्योंकि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ऑलरेडी वो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, है ना, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से बाहर हो चुके हैं. तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं. तो डेवलपमेंट एक्टिविटी वहाँ तक नहीं पहुँची है, उनका लिटरेसी रेट उस तरह से नहीं है ना, उन पुअर एक्सेस है ना, और मल न्यूट्रिशन से गुजरते हैं, है ना. ये सब इशूज से वो इशूज को वो फेस कर रहे हैं. तो पीएम जनमन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है सर्व एज द प्राइमरी नोडल मिनिस्ट्री फॉर द स्कीम, एंड इट वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेशन विद 9 अदर लाइन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर स्मूथ एंड होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन. तो इसका इस स्कीम का पीरियड कहाँ कब से है? तो 2023 में स्टार्ट हुआ है और ये एंड करेगा 2026 में.
तो फोकस क्या है जनमन का, कौन कौन सा 11 मेजर इंटरवेंशन एरिया में उसका फोकस है, कौन कौन सा, तो प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मींस बेसिक एम्यूनिटीज पे वो फोकस कर रहा है ना। हाउसिंग क्या है, बेसिक एम्यूनिटी है, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर बेसिक अम्यूनिटीज। सो जितने भी बेसिक अम्यूनिटी है उस पर फोकस किया जा रहा है अंडर पीएम जनमन स्कीम। चलो, so based on this there is a question, try to solve this question. लिवन है, हाँ यू आर करेक्ट आदित्य, उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजी है, अराउंड 13, यू आर राइट। सो आते हैं स्टेटमेंट वन पे। स्टेटमेंट वन क्या है, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सिक्स टू इंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेज। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू क्या है, पीएम जनमन स्कीम टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब अक्रॉस इंडिया, ऐसा नहीं है, पीएम जनमन सिर्फ फोकस कर रहा है 75 पीवीटीजी पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू बिकम्स इनकरेक्ट। स्टेटमेंट थ्री इज पीएम जनमन स्कीम स्पेसिफिकली एम्स टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक आउटकम फॉर पीवीटीजी, ये तो सही है ना। स्टेटमेंट फोर आते हैं, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कवर 50, ये रॉन्ग है, ये दोनों को क्या कर दिया गया, जंबल कर दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट को जंबल कर दिया गया। सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, इट मींस only 2 is the correct answer. Aditya, this time you are wrong. So next article is related to the environment sector section, that is state must actively consider notifying any human wildlife conflict as natural disaster. सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक्चुअली, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ है कॉर्बेट नेशनल पार्क? दोज हु आर ऑनलाइन प्लीज आंसर, वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क? सो कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके कारण वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह से जितने भी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको ट्रीट कीजिए एज ए नेचुरल डिजास्टर, और उनको नेचुरल मतलब जो फंड है डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से उसको पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसी पे ये बेस है। देखते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट टू बी ट्रीटेड एज नेचुरल डिजास्टर, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली कंसीडर नोटिफाइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज ए नेचुरल डिजास्टर। दिस डिजिग्नेशन वुड इनेबल स्टेट टू यूज डिजास्टर रिलेटेड फंड, जो भी रिलेटेड फंड आता है, मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली। और उसको उस बेंच को हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, और उन्होंने बोला कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड 10 लाख रुपीज एक्सग्रेसिया टू फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स, जो भी विक्टिम है उनके फैमिली को 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, हु डाइड ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड कंपनसेशन इज टू बी पेड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट। ये ठीक है, ये करेक्ट आदित्य, इट इज इन उत्तराखंड। तो हम लोग देखते हैं ये स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये स्कीम क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो IDWH scheme is designed to strengthen the protection, conservation and management of wildlife habitat across India. Wildlife habitat कहाँ क्या है, तो वो एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं अपना, उनका हाउस कॉलोनी एक तरह से मान के चलो। सो उस हैबिटेट को हमें प्रोटेक्ट करना है। इट सपोर्ट्स इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, improves habitat quality and enhances biodiversity conservation. The scheme also promotes community participation, ensuring that local population are involved in conservation initiative. तो सब कंजर्वेशन का बात हो रहा है, हैबिटेट कंजर्वेशन का बात हो रहा है, इसका मतलब जो आप वहाँ का जो लोकल निवासी है ना, उनको आपको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर एरिया।
So the scheme also promotes community it aims mitigate human wildlife conflict through targeted intervention. तो इस स्कीम के अंडर कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया आता है? तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व, एंड इट फोकस ऑन इंप्रूविंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन दिस एरिया. तो वाइल्ड लाइफ, और क्या बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, ये सब तो प्रोटेक्टेड एरिया था जो हम लोग अभी देखे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब. उसके बावजूद भी जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया है उसको भी प्रोटेक्शन का बात करता है. तो एम्फेसाइजेस कंजर्वेशन इन लैंडस्केप्स वेयर वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड फॉर्मल प्रोटेक्टेड बाउंड्रीज, एड्रेसेस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट. और ये क्या काम कर रहा है? तो रिकवरी प्रोग्राम चला रहा है फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट, इंक्लूड टारगेटेड एक्शन टू रिवाइव पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब वो फोकस कर रहा है कि जो कम्युनिटी या जिस एनिमल का पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया है उसको फिर से रिवाइव किया जाए, ठीक है, सो दैट उसका एक्सटिंक्शन को रोका जा सके. वर्क ऑन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर स्पीसीज सर्वाइवल. तो उसका कुछ कुछ सब कंपोनेंट है IDWH का. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं. स्टार्ट हुआ था इन 1973 in order to protect the tiger in our country and their landscape, है ना. So to protect and conserve tiger population and ensure the sustainability of tiger habitat, and आउटकम फोकस क्या था? तो हैबिटेट को इंप्रूव करना है, एंटी पोचिंग मेजर्स लेना है, एंड कम्युनिटी सपोर्ट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था. सेम उसमें भी था, एड्रेस कर रहा था किसको? तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना है. तो डिक्लाइन इन एलिफेंट नंबर कॉज्ड बाय पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसको इन सबको कम करना था. डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये एक मेजर है. तो उसका फोकस क्या है? सबसे पहले क्रिएट कीजिए, रिस्टोर कीजिए एंड इंप्रूव कीजिए वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को टू इंश्योर एनहांस इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइक प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, ये सब क्या इसके अंदर चल रहा है. सो कंजर्वेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज में कीस्टोन स्पीसीज हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़े हैं, जैसे लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, चीता, लायंस, ये सबको है क्या है? कीस्टोन स्पीसीज है. और उनको प्रोटेक्ट करना वेरी एसेंशियल है बिकॉज इट इज दे प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ. So and these species serve as ecological indicators reflecting the overall well-being of ecosystem. उसके बावजूद भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया गया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस. तो क्या क्या था? सबसे पहले एम स्ट्रिप्स का एप्लीकेशन लाया गया. एम स्ट्रिप्स क्या था? एक्चुअली वो कर रहा था टाइगर्स को, है ना, पॉपुलेशन को काउंट करने में. मीन्स मेजर लिया जा रहा था कि टाइगर का पॉपुलेशन घट क्यों रहा है और यदि इंप्रूव हो रहा है तो कितना इंप्रूव हो रहा है. सो उसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. एक मोबाइल ऐप था, इज अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. उसका काम क्या था? तो टाइगर साइटिंग्स, हैबिटेट कंडीशंस, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्टिविटीज एंड पेट्रोल रूट्स एंड एफर्ट, ये सबको फोकस कर रहा था. This helps in real-time tracking, data analysis and effective management of tiger habitat. फिर artificial intelligence का भी यूज होना स्टार्ट हुआ. Hi, good afternoon, बाबू. Okay. So I am not able to read your name, but it's good. चलो. The All India Tiger Estimation Process incorporates advanced AI tools. AI assist in species level identification from camera trap images, increasing accuracy and reducing manual errors. फिर conservation genetic applications, ये क्या है? ये भी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है. A standard operating procedure has been formulated to guide the relocation of tigers with decision based on their genetic compatibility and diversity. और क्या कुछ अलग अलग एरिया पे भी फोकस किया गया बाद में. प्रोजेक्ट डॉल्फिन, है ना, जैसे उसको एम्फसाइज करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसको बोलते हैं रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स,
पैसिव एकॉस्टिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि फिर प्रोजेक्ट लायन, उसके लिए कंजर्वेशन के लिए क्या क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लाया गया, जिसको बोलते हैं लायन एट द रेट 2047, है ना, मीन्स ए विजन फॉर अमृतकाल, लायन के पॉपुलेशन को एनहेंस करने के लिए। द विजन सिक्स टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजर्वेशन, हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड हेल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एशियाटिक लायंस। फिर आया प्रोजेक्ट चीता, सारा हम लोग देख चुके हैं एक तरफ से, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, सब एक तरफ से आ रहा है। द स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर कंपोनेंट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट चीता डिजाइन टू रीइंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में खास करके कहाँ, एमपी में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम वेयर, किस कंट्री से लाया गया था? हाँ, फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इट इज नामीबिया, है ना, नामीबिया से लाया गया था। एज पर चीता एक्शन प्लान, द नंबर ऑफ लैंडस्केप सुटेबल फॉर चीता इंट्रोडक्शन will be gradually expanded. So based on this discussion, there is a question for you guys. Try to solve this question. I am waiting for your answer. D. Anyone who is online? I am waiting for your answer. चलो आते हैं स्टेटमेंट वन पे। स्टेटमेंट वन क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड स्टेट टू ट्रीट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज नेचुरल डिजास्टर एंड प्रोवाइड्स 10 लाख एक्स ग्रेसिया। ये तो सही है ना? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। आदित्य इज ए। चलो देखते हैं क्या है। अंडर द IDWH स्कीम प्रोटेक्शन मेजर्स आर लिमिटेड टू वाइल्ड लाइफ विद इन नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया। नहीं, हम लोग देखें कि नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी IDWH स्कीम काम कर रहा है। सो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, इट मींस बी एंड डी इज इनकरेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी पे। ऑप्शन ए में 1 and 3 एंड ऑप्शन सी में 1, 3 and 4। इट मींस 1 and 3 इज कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट, बोथ ऑप्शन। सो सीधा हम लोग 4 पे आते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट चीता रिसीव सपोर्ट अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर कंपोनेंट ऑफ। ये सही है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही प्रोजेक्ट चीता को सपोर्ट मिला हुआ है। इसका मतलब 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। इट मींस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नन ऑफ यू आर करेक्ट, प्लीज। इट इज नॉट ए, इट इज सी। So that's all for today, guys, and thanks for watching. I will be available for tomorrow at the same time with some more important article of the Hindu newspaper, and for that time I wish you good night to all of you.